हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन गुरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 15th वीक डिस्कस करने वाले हैं। हमारी प्रेगनेंसी की वीक बाय वीक सीरीज़ जो है उसमें का 15th वीक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो 15th वीक में बेबी जो है वो अराउंड 4 to 4.5 इंचेस इतना हो जाता है और बेबी का जो वेट है वो अराउंड 50 to 60 ग्राम्स इतना हो गया है। बेबी एक पेयर के साइज़ का हो गया है। बेबी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें पहले बेबी की जो आइज़ थे वो वाइड अपार्ट थे, दूर दूर थे, तो वो अभी आगे सामने की तरफ आ रहे हैं। बेबी की जो ईयर्स थे वो पहले नीचे थे, तो वो अपनी पोजीशन ले रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा बेबी का जो नोज़, नॉस्ट्रल्स, ये सारी चीज़ें, बेबी के अंदर जो टूथ बड डेवलप हुए थे, 20 टूथ बड डेवलप हुए थे, वो भी अभी आगे डेवलप हो रहे हैं। बेबी की जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है वो भी अभी प्रॉपर अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो उसकी वजह से बेबी की जो मूवमेंट्स है, जो हाथों और पैरों के मूवमेंट्स है, वो भी अभी कोऑर्डिनेटेड होना चालू हो गया है। बेबी के जो सकिंग स्वॉल्विंग मूवमेंट है वो भी अभी चालू हो गया है। ये सकिंग स्वॉल्विंग मूवमेंट जो है वो आगे जाके जब बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। इसके अलावा बेबी का ब्रीदिंग मूवमेंट भी चालू हो गया है। बाकी की जो डेवलपमेंट है उसमें बेबी का लंग्स जो है वो बड़े हो रहे हैं, बेबी का जो इंटेस्टाइन है वो डेवलप हो रहा है, बेबी की किडनीज जो है वो यूरिन सेक्रेट कर रहे हैं और उससे एमनियोटिक फ्लूइड जो वो डेवलप हो रहा है। इसके अलावा बेबी के जो सेक्स ऑर्गन्स है, टेस्टिस या फिर ओवरी अगर फीमेल बेबी, तो ये सारे भी और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन ये भी डेवलप हो रहे हैं। सो इसके अलावा बेबी की जो स्किन है वो बहुत ही पतली होती है और ये स्किन जो है उसमें से हमें ब्लड वेसल्स जो है वो दिख सकती है, तो बेबी बहुत ही थिन स्किन बेबी की होती है। अब इसके अलावा मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम जानेंगे। सो आपका जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है। ये ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से नेज़ल स्टफीनेस जो है वो आपको फील हो सकता है, मतलब आपका नाक जो है वो थोड़ा सा हैवी लग सकता है आपको। तो ये नेज़ल स्टफीनेस जो है उसे हम प्रेगनेंसी राइनाइटिस ऐसा कहते हैं। अब ये प्रेगनेंसी राइनाइटिस आपको पूरे प्रेगनेंसी भर भी थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। इसके अलावा आपको और क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं, तो बैकेक की तकलीफ रह सकती है। आपको जो पेल्विस है वो बड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से पेल्विस बोन जो होता है और जो सैक्रम होता है उसमें कुछ डिसआर्टिकुलेशन हो जाता है और ये डिसआर्टिकुलेशन होने की वजह से आपको सैक्रोइलियक जॉइंट पेन होता है और उसमें भी लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट पेन ज़्यादा होता है। तो ये लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट पेन जो है वो आपको थोड़ा सा कुछ आपके फिजियोथेरेपी करने से और कुछ कैट काउ पोजीशन करने से या फिर हॉट फर्मेंटेशन और कुछ इमोलियंट्स लगाने से, मतलब कि कुछ क्रीम्स लगाने से आपका ये पेन जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। सो ये सारी बैक पेन के लिए रेमेडीज़ हो सकती है, पर ज़्यादा ही अगर बैक पेन है तो ज़रूर आपने आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस रह सकते हैं, तो आपको हार्ट बर्न्स फील हो सकते हैं। ये हार्ट बर्न्स क्यों हो रहे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रिलीज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो अन्न नलिका है, इसोफेगस और स्टमक, इसके बीच में जो एक स्पिंटर होता है, एक वॉल जैसी चीज़ होती है स्पिंटर, वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सारे ही रिलैक्सेंट होता है, मतलब कि वो यूट्रस को रिलैक्स रखता है ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से आगे बढ़े। तो ये यूट्रस को रिलैक्स रखता है, उसके साथ ही सारी जो इंटेस्टीन और आपकी आंतड़ियाँ हैं वो भी रिलैक्स हो जाती है। तो ये स्पिंटर रिलैक्स होने की वजह से जो गैस्ट्रिक जूसेस है, गैस्ट्रिक एसिड है, वो ऊपर आता है। तो ये गैस्ट्रिक एसिड ऊपर आने की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस या फिर हार्ट बर्न्स की शिकायत रह सकती है। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा स्पाइसी फूड जो है वो ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। अब इसके अलावा आपको थोड़ा सा चक्कर आए जैसा भी लग सकता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है, मतलब आपका जो बीपी है वो फॉल हो रहा है। अभी बीपी फॉल क्यों हो रहा है, तो आपका बीपी जो है वो लो अगर बीपी रहेगा, मतलब लो रेजिस्टेंस फ्लो अगर रहेगा, तो ये बेबी को अच्छे से ब्लड फ्लो प्रोवाइड करेगा। तो ये लो रेजिस्टेंस का जो फ्लो है, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस अगर कम हो गया है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा
चक्कर आए जैसा लगना, आपको थकान महसूस होना, ऐसा लग सकता है। सो इसे हम मिड ट्राइमेस्टर फॉल इन बीपी ऐसा कहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपका मिड ट्राइमेस्टर में बीपी फॉल हो गया है, इसका मतलब कि आपको आगे जाके प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH, मतलब कि आपके प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब आपका अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अभी बीपी कम हो रहा है तो आगे जाके मतलब कि 8th और 9th मंथ में आपको PIH होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। अब इसके अलावा थोड़ा पिगमेंटेशन भी आपको बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके नाभि के नीचे एक आपको डार्क लाइन आना चालू हो जाएगा, जिसे हम लिनिया नाइगर कहते हैं। अभी इतने जल्दी आपको बेबी के मूवमेंट्स जो है वो नहीं समझने वाले। बेबी आपका मूव कर रहा है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो जनरली 5th मंथ 6 मंथ्स तक आपको बेबी की मूवमेंट जो है वो समझने वाले हैं, तो आपको अभी और वेट करना है। इसके अलावा जो भी सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा नाउशिया वोमिटिंग थोड़ा थोड़ा लग सकता है। गैस्ट्राइटिस की वजह से भी ये हो सकता है। कभी कभी प्री नैटल डिप्रेशन भी किसी किसी को देखा गया है, मतलब थोड़ा सा लो मूड रहना, उसके अलावा कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, ये सारी चीज़ें रह सकती है। लेकिन उसके लिए आपने प्रॉपर एक काउंसलिंग आपके डॉक्टर से लेना चाहिए। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वजाइना की भी ब्लड फ्लो बढ़ता है। वजाइना का ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज जो है वो आपको रह सकता है। वाटरी डिस्चार्ज रहता है तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ स्मेल अगर है, कुछ इचिंग अगर है, तो ज़रूर आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है और इसके लिए आपने ज़रूर मेडिसिन लेना चाहिए। इसके अलावा ये वजाइनल ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से सेक्स ड्राइव भी आपका इंक्रीज हो सकता है। फीमेल्स में उनको सेक्स करने की इच्छा जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन ये एकदम नॉर्मल है। ये आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से आपको लग रहा है। अब जानते हैं कि क्या क्या मेडिसिन आपने लेनी चाहिए। सो जनरली आयरन कैल्शियम की मेडिसिन जो है वो आपने कंटिन्यू करना चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन पाउडर आपने लेना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आपने प्रोजेस्ट्रॉन, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन अगर दे रहे हैं, प्रीवियस कुछ रिलेटेड प्रेगनेंसी लॉस की अगर हिस्ट्री है तो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन आपको दिया जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन के मेडिसिन आपको दिए जाते हैं, तो ये आपने टाइमली कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपको पहले से मेडिसिन चल रहे हैं, थायराइड के लिए कुछ मेडिसिन चल रही है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए कोई मेडिसिन चल रही है। आपको बीपी है तो बीपी के लिए कोई मेडिसिन चल रही है, तो वो आपने प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेना चाहिए। इसके अलावा जानेंगे कि इस वीक में आपकी कोई सोनोग्राफी है क्या, कोई ब्लड टेस्ट है क्या। तो जनरली इस वीक में आपकी कोई भी सोनोग्राफी नहीं होती है। अगर आपने NT स्कैन आपका करा लिया है 11 to 14 वीक्स के बीच में, तो ये वीक में आपको कोई सोनोग्राफी या फिर कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं होता है। जनरली 16th वीक अगर आपने NT स्कैन कराया है तो डायरेक्टली आपका जो स्कैन होता है वो हम लोग 16th वीक या फिर आपका एक एनामोली स्कैन करते हैं। जो एनामोली स्कैन जो है वो 18 वीक्स के बाद आपका हम एनामोली स्कैनिंग मेजर सोनोग्राफी जो है वो हम करते हैं, जिसमें बेबी के सारे एनामोलीज जो है, मतलब कि बेबी की बनावट अच्छे से बनी है कि नहीं, बेबी के हेड से लेके टो तक पूरा एग्जामिनेशन हम करते हैं, जिसको हम एनामोली स्कैन कहते हैं। अब जो भी आपकी रिपोर्ट है, अगर आपने 11 to 14 वीक्स के बीच में आपकी डबल मार्कर या NIPT की रिपोर्ट किया होगा तो वो अभी तक आ जाती है, तो वो नॉर्मल है कि नहीं, आपके डॉक्टर से आपने डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो लो रिस्क है कि नहीं, ये आपने आपके डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर वो हाई रिस्क आती है ये रिपोर्ट, तो हमें एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है। एमनियोसेंटेसिस में हम गर्भजल जो है वो चेक करते हैं, उसमें फिश टेस्ट किया जाता है और कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स बेबी में तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सिंड्रोम्स या फिर सिकल सेल, फिर ऐसे कोई डिसीज़ बेबी में नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें चेक करते हैं। अगर आपको कुछ जेनेटिक डिसीज़ का हिस्ट्री है तो कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग भी हम लोग करते हैं। ये USG गाइडेड प्रोसीजर होता है। कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग ये हर एक के लिए एडवाइस नहीं रहता है। अगर कुछ हाई रिस्क है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है आपके फैमिली में, कपल्स में कुछ जेनेटिक डिसीज़ का हिस्ट्री है, कुछ कैरियर है आप किसी डिजीज़ के लिए, जैसे कि सिकल सेल या थैलेसीमिया, तो ऐसे केसेस में हम लोग प्लेसेंटा का थोड़ा सा टिश्यू जो है वो USG गाइडेड, मतलब सोनोग्राफी से चेक करके ये प्लेसेंटा का थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं, जिसे हम कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग कहते हैं। ये एक्सपर्ट नहीं की जाने वाली प्रोसीजर रहती है
और उससे हमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स कुछ है क्या ये पता चलता है. So this was about what are the tests that we carry out in the this trimester. Now we will know about कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए. तो जैसे कि मैंने बोला कि बीपी थोड़ा फॉल हो रहा है तो आपने प्रॉपर आपका हाइड्रेशन मेंटेन रखना है. अपने आप फ्रूट जूस ले सकते हो, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप इलेक्ट्रल पाउडर या एनर्जाल ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो. उसके अलावा आप टी कॉफ़ी ले सकते हो. बहुत बार टी कॉफ़ी के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं. आपने बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी नहीं पीना है, लेकिन 1 or 2 cups ऑफ कॉफ़ी यू कैन टेक. येस, डेफिनेटली यू कैन टेक. एंड उसके अलावा वेज नॉन वेज आप खा सकते हो. अगर आप प्रोटीन डाइट आप ज़्यादा लीजिए. अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेज प्रोटीन लीजिए. अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज प्रोटीन आप ले सकते हो. स्पाइसी बस आप इसको मत बनाइए, आप सिंपल ब्लैंड प्रोटीन्स ले सकते हो. इसके अलावा आप सारी ही चीज़ें जो है वो खा पी सकते हो. सारे फ्रूट्स आप खा पी सकते हो. आप इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. तो आपने थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी हाइपर पिगमेंटेशन होता है आपकी स्किन को, तो आप बाहर जाते वक्त ज़रूर जो स्किन सनस्क्रीन होते हैं वो ज़रूर आपने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस वीक के बाद आपको थोड़ा हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो बढ़ने वाला है. सो ये सारे प्रिकॉशंस आपने ज़रूर लेने चाहिए. और जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो ज़रूर आपने एक बार आपके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. अगर आपको कोई डेंटल प्रोसीजर करानी हो तो आप इस ट्राइमेस्टर में ज़रूर करा सकते हो. कोई भी प्रोसीजर जो है वो जनरली हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में बोलते हैं कि आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में कोई भी प्रोसीजर है, डेंटल प्रोसीजर है या फिर कोई प्रोसीजर है, वो आप करा सकते हो अगर वो अवॉइड नहीं की जा सकती है तो. लेकिन इसके लिए आपको कोई भी जो भी मेडिसिन आपको दिए जाने वाले हैं वो एक बार आपके डॉक्टर से आपने ज़रूर कंफर्म कराने चाहिए कि ये मेडिसिन जो है वो सेफ़ है कि नहीं. सो दिस वॉज अबाउट आपके 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में. बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर हमारी ये जो वीडियोस है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और ऐसे ही नॉलेज शेयरिंग हम करते रहेंगे. तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.